नमस्कार साथियों, जीनियस कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एक श्रृंखला के तहत बात कर रहे हैं, जो पॉलिटी में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान का विकास। संविधान का विकास, संविधान का विकास। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ, उन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो कि मूलभूत अवधारणा हम जान लेते हैं संविधान के बारे में। क्या है संविधान? क्या है संविधान? तो देखिए कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, उसको संचालित करने के लिए हमें कुछ न कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है। और वो नियम कानून या तो लिखित रूप में हो सकते हैं या फिर अलिखित रूप में हो सकते हैं। अलिखित रूप में भी हो सकते हैं, या तो लिखित रूप में हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, अलिखित रूप में हो सकते हैं। और इन नियम कानूनों और अधिकारों का वर्णन जिस भी पुस्तक या जिस भी ग्रंथ के अंतर्गत या किस भी ग्रंथ के अंतर्गत किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो हम परिभाषा को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो क्या है संविधान? कि किसी भी देश का वह वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज, दस्तावेज जिसमें उस देश के नियम कानून अधिकार, नियम कानून अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। ध्यान रखें, क्या है संविधान? तो किसी भी देश का वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें उस देश के नियम कानून अधिकार दायित्व एवं कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, संविधान कहलाता है। ध्यान रखें, संविधान लिखित अथवा लिखित या अलिखित रूप में भी हो सकता है। अलिखित रूप में भी हो सकता है। ठीक। अब हम इसके बेसिक पहलुओं पर बात कर लेते हैं, जहां से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, तो वो प्रश्नों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सबसे पहले संविधान की शुरुआत, संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर? तो वो हुई कहां पर? ब्रिटेन में। संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक। और ये जो ब्रिटेन का संविधान था वो कैसा था? अलिखित। कैसा था? अलिखित रूप में। तो सबसे पहले संविधान की शुरुआत अगर कहीं पर हुई है विश्व में, तो वो कहां पर हुई है? ब्रिटेन में। वो भी किस रूप में? अलिखित रूप में। दूसरा प्रश्न कि सबसे पहले लिखित संविधान की अगर हम बात करें, संविधान की लिखित रूप की या सबसे पहले लिखित संविधान की बात करें, संविधान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई कहां पर? यूएसए यानी अमेरिका में। कहां पर हुई? अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका।
कहां पर हुई? अमेरिका में। ठीक। तीसरा प्रश्न यहां से बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान अगर कहीं का है तो वो कहां का है? भारत का। कहां का है? भारत का। ठीक। अब हम आगे बात करें तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा? तो वो किया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक, संविधान सभा द्वारा। तो भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा द्वारा। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, ये डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न यहां से बनता है कि संविधान सभा, अब बात करते हैं किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा की गई? तो वो की गई सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम भारत में की गई। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और ये मांग कब की गई? तो 1895 में। किसके माध्यम से? तो इन्होंने एक बिल लेके आए थे, उसका नाम है स्वराज बिल या स्वराज विधेयक द्वारा। ठीक, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है। तो सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब? 1895 में। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे अगली जो मांग की गई तो वो की गई 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, उसको समझ लें। देखिए 1915 में जब गांधी जी भारत में आए 9 जनवरी को, तो उसी को 9 जनवरी को जब गांधी जी भारत आए तो उसी 9 जनवरी को आज वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, प्रत्येक 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो गांधी जी के आगमन की याद में ही एक तरह से 9 जनवरी को रखा गया, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आजकल मनाते हैं। 9 जनवरी को जब गांधी जी भारत में आए 1915 में, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी 1914 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। विश्व युद्ध चल रहा था और ये शुरू हुआ था 1914 में। गांधी जी जब भारत में आए तो इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करने की बात सोची और अंततः ये गांव-गांव घूमकर युवाओं को प्रेरित करने लगे कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाइए, और साथ ही साथ अन्य लोगों को ये प्रेरित करने लगे कि जो कुछ भी, जितना भी धन आपके पास हो सके वो अंग्रेजी सरकार को प्रदान कीजिए, ताकि अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व युद्ध में अपनी विजय को सुनिश्चित कर सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि गांधी जी को एक उपाधि दी गई। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी गई जिसे कहते हैं सार्जेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो गांधी जी एक तरह से मोटा मोटा आप ये जानिए कि इस समय पर गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी हैं। गांधी जी को लग रहा था कि अगर हम अभी अंग्रेजों का सहयोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज हमें कुछ न कुछ रियायतें जरूर प्रदान करेंगे। लेकिन गांधी जी का जो सपना था, जो अंग्रेजों को लेकर सोच थी, वो धूमिल साबित हुई और अंततः अंग्रेजों ने विश्व युद्ध के बाद 1919 में हमको क्या दिया? तो वो दिया रॉलेट
एक्ट। और इसके बाद उन्होंने दिया क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड। तो इस बात से अंग्रेजों से गांधी जी खपा हो गए। और आप देखेंगे कि उन्होंने 1920 में 1 अगस्त 1920 को उन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक। और इसी आंदोलन के बाद 1922 में पहली बार गांधी जी ने ये मांग की कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसी आंदोलन के दौरान। ठीक। इसके बाद हिस्ट्री में बात करेंगे, थोड़ा सा कहानियों के तौर पर मैं इसीलिए समझा रहा हूं, चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। आप देखेंगे कि 1922 में घटना घटित हुई, 1922 में घटना घटित हुई चौरी चौरा में, चौरी चौरा में। और इसी के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। और इससे खपा होकर ध्यान रखेंगे 1924 में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, सीआर दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन किया जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। और जैसे ही ये पार्टी का गठन हुआ, इस पार्टी ने पहला काम किया कि इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया, संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक। क्योंकि देखिए पहली बार नई पार्टी बनी थी तो कुछ न कुछ नया करना था इसको, इसीलिए इसने पहली मांग उठाई कि संविधान सभा के गठन, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो प्रश्न बनता है कि दलगत स्तर पर या पार्टी स्तर पर सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग को किस पार्टी ने उठाया, तो वो थी स्वराज पार्टी। और इसने इस मांग को कब दोहराया, 1924 में। कब किया, 1924 में। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे 1934 में एमएन रॉय, जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को, संविधान सभा के गठन की मांग की। तो प्रश्न बनता है कि किसने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो वो है मानवेंद्र नाथ रॉय या एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय या एमएन रॉय, उन्होंने की 1934 में। इसके बाद आप देखेंगे कि 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो समय है ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है ये। ठीक। यानी इस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है
तो अंग्रेजी सरकार को फिर से कहीं ना कहीं भारतीयों की मदद की आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने भारतीयों बिना पूछे उसने भारतीयों को या भारत को अपनी तरफ से सेकंड विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस की सरकारें जिन जिन राज्यों में बनी थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में जब कांग्रेस के नेताओं से बात की गई तो वो एक पुरजोर विरोध करने लगे ब्रिटिश सरकार का कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी तरफ से शामिल नहीं होंगे, या तो हमारी मांगे पूरी की जाए या फिर हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इस समय पर वायसराय अगर आप देखेंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर वायसराय अगर आप देखेंगे भारत में तो वो है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखें, लॉर्ड लिनलिथगो के ऊपर एक दबाव था कि आप किसी भी कीमत पर भारतीयों को अंग्रेजी सेना में या अंग्रेजों की ओर से विश्व युद्ध में शामिल करें। अंततः इन्होंने भारतीय नेताओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उसी प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में रखा गया और इस प्रस्ताव के माध्यम से, यानी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इन्होंने कहा कि पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए भी संविधान सभा होनी चाहिए। तो आपसे प्रश्न करेगा कि किस प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए या भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो। तो आपसे प्रश्न करेगा कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के गठन की मांग को, तो वो किया गया कब? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में। और इस समय पर वायसराय अगर आप देखेंगे तो वो कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक। ध्यान रखें, इस मांग को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, यानी इस सुझाव को, इस प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार्य कर दिया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार 1942 में एक अगला, कुछ लोगों को या अगला मिशन भेजती है, इसे कहते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक। ये भी संविधान के निर्माण या संविधान सभा के गठन से संबंधित था, संविधान सभा के गठन से संबंधित था, ठीक। ध्यान रखें, इसको भी भारतीयों द्वारा स्वीकार कर दिया गया, और अंततः आप देखेंगे कि जुलाई 1946 सरकार ने पुनः एक मिशन भेजा जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन भारत भेजा, यानी जुलाई 1946 में ब्रिटिश सरकार ने पुनः भारतीयों की संविधान सभा की या संविधान के निर्माण की बात को हल करने के लिए एक मिशन भेजा भारत में, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखें, इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे। पूछा जाता है प्रश्न, पहले थे स्टुअर्ट क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस।
पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तीन लोग इसमें शामिल थे, स्टुअर्ट क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक, अब पैथिक लॉरेंस की बात करें तो इस समय पर ये भारत सचिव, ये कौन है, ये है भारत सचिव। एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये है नौसेना मंत्री। ये कौन है, नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री। और स्टुअर्ट क्रिप्स अगर इनकी बात करें तो ये हैं व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक, और ध्यान रखें तीनों ही ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ब्रिटेन में। इसीलिए इस पूरे मिशन को या इन लोगों के आगमन को क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक, कैबिनेट मिशन। आप देखेंगे कि इसने जो सुझाव दिए कैबिनेट मिशन ने, यानी इस कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए, उन सुझावों पर, सुझाव जो दिए उन सुझावों पर भारतीयों में सहमति, भारतीयों में सहमति बनी। यानी भारत के जितने भी दल थे, छोटे बड़े सब मिलाकर इनकी बातों से सहमत हो गए और अंततः इन्हीं के सुझावों पर यह सहमति बनी और संविधान सभा का गठन प्रारंभ हो गया। ठीक, संविधान सभा का गठन प्रारंभ हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इनकी जो सहमति थी उस पर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बातें की गई तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे संविधान सभा की। अब बात करें संविधान सभा की तो जो संविधान सभा है, इसके गठन की बात करते हैं। तो संविधान सभा का गठन अगर आप देखेंगे तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना था, वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन किसके द्वारा, तो भारत की जनता द्वारा। और कैसे, तो अप्रत्यक्ष, कैसे, तो अप्रत्यक्ष। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष तौर पर तो ये किया जाना था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो देखो संविधान सभा का जो गठन है, अगर हम बात करें तो वयस्क मताधिकार के आधार पर था, भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा था। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य कौन से, तो 1935 अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए थे, अधिनियम के तहत चुने प्रतिनिधि। ठीक, चुने प्रतिनिधि इसमें शामिल होने थे, यानी यही लोग संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट करते। अगर और बात करें तो एक सदस्य, यानी संविधान सभा के लिए एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। यानी कहने का मतलब संविधान सभा में एक व्यक्ति
10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होगा। ठीक, और इस तरह से संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या अगर हम देखें, इस आधार पर संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या अगर हम देखें तो वो 389 निर्धारित की गई, 389 निर्धारित 389 निर्धारित की गई। ठीक, तो कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389, 389 निर्धारित की गई। अब हम 389 का थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। 389 का विभाजन अगर देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया, यानी इन सदस्य संख्या को 3 भागों में, कुल सदस्य है 389, ये क्या है? कुल सदस्य। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो 389 में से अगर हम बात करें तो 292 सदस्य, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्धारित किए गए। अगर हम दूसरे तरीके में बात करें तो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्धारित किए गए, कमिश्नरी क्षेत्रों से। और हम बात करें दो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्धारित किए गए, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्धारित किए गए और 93 सदस्य 93 सदस्य देशी रियासतों से निर्धारित किए गए, देशी रियासतों से। यानी संविधान सभा में कहा गया कि देशी रियासतें 93 सदस्यों को या 93 प्रतिनिधि अपने भेज सकती हैं, 4 सदस्य जो होंगे कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे और 292 सदस्य कहां से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। और कुल मिलाकर संविधान सभा के लिए कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। ठीक, एक चीज और ध्यान रखें, इसमें से 292 प्लस 4 बराबर 296 इन सदस्यों का चुनाव होना था, इनके लिए वोटिंग होनी थी, यानी इनका चुनाव होना था। और जो 93 सदस्य थे इनकी नियुक्ति होनी थी, क्योंकि ये वहां के शासकों की मर्जी पर निर्भर थे कि राजा जिसे चाहेगा उसे सदस्य बनाकर भेजेगा। लेकिन यहाँ पर मर्जी नहीं थी, यहाँ पर जनता जिसको वोट करेगी अप्रत्यक्ष तौर पर, वो व्यक्ति क्या होगा? संविधान सभा का सदस्य होगा या संविधान सभा का मेंबर निर्धारित होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर जो सदस्य संख्या बनी वो कितनी बनी? 389। क्लियर हुआ? आप देखेंगे इस सदस्य संख्या में, यानी कहने का मतलब 296 सदस्यों के लिए, सदस्यों हेतु जुलाई में चुनाव हुए। ठीक, जुलाई में चुनाव हुए, अगस्त में परिणाम आया, परिणाम, और परिणाम में अगर हम देखें तो 296 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, कांग्रेस या फिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। आप देखेंगे 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीटें अन्य दलों ने जीती। ठीक, जिसमें से भी अगर हम बात करें तो 15 का भी विभाजन 2 भागों में, जिसमें 8 प्लस 7, 8 जो थे वो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र, या फिर इसी को हम कह सकते हैं निर्दलीय, यानी 8 निर्दलीय उम्मीदवार जीते
और 7 जो थे वो छोटे दलों के उम्मीदवार जीते, छोटे दलों के उम्मीदवार जीते। ठीक, और इस तरह से कुल मिलाकर 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। ठीक, जैसे ही आप देखेंगे कि सदस्यों का चुनाव हुआ, सदस्यों की परिणाम आया, तो कुल मिलाकर 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। और ध्यान रखें, जब सदस्यों का चुनाव हुआ तो इनको एक डेट निर्धारित कर दी गई कि आप इस दिन संविधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए तैयार रहें, और वो डेट थी 9 दिसंबर 1946। ठीक, तो 9 दिसंबर 1946 को सभी सदस्य, या ऐसे कर लें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। प्रथम बैठक का आयोजन, और ये जो आयोजन है अगर आप देखें तो केंद्रीय भवन या केंद्रीय कक्ष, संसद भवन दिल्ली में किया गया, दिल्ली में किया गया। ठीक, दिल्ली में किया गया इस पहली बैठक का आयोजन। आप देखेंगे कि इस दिन इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो परंपरा है वो हमने कहां से ली, तो फ्रांस से, यानी फ्रांस की परंपरा पर प्रथम दिन की जो अध्यक्षता थी वो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। ठीक, ध्यान रखें, इस पहली बैठक का, यानी पहली बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया, मुस्लिम लीग द्वारा विरोध। ठीक, अतः पहली बैठक में केवल 211 सदस्य भाग ले पाए, यानी संविधान सभा के 211 सदस्य ही भाग ले पाए। ठीक है, तो आपने जाना 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, 15 अन्य दलों ने, जिसमें 8 स्वतंत्र और निर्दलीय उम्मीदवार थे, 7 छोटे दलों के थे। अब जब ये सभी लोग जीत गए तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन किया गया, और इस दिन ये बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया, केंद्रीय संसद भवन या संसद भवन केंद्रीय कक्ष दिल्ली में किया गया। इस बैठक में आप देखेंगे कि फ्रांसीसी परंपरा के आधार पर उस सभा के उस दिन के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने गए। ठीक, मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए पहली बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। अतः आप देखेंगे कि कुल 211 सदस्य इस बैठक में भाग ले पाए। क्लियर, इसके बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, सेम जगह पर, यानी दिल्ली में ही। तो इसको कहते हैं द्वितीय बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को किया गया, सेम जगह पर। ध्यान रखना, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का या संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, स्थायी
अध्यक्ष नियुक्त किया गया, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक, इसके बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक का आयोजन, तृतीय बैठक का आयोजन किया गया, सेम जगह पर आयोजन। और इस दिन आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू द्वारा संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण हेतु उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान के निर्माण हेतु उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखें, कोई भी आप कुछ भी बना रहे हैं आप, तो उसका एक मूल उद्देश्य होना चाहिए, कुछ पॉइंट होने चाहिए बेसिक, जिनके आधार पर हम किसी चीज का गठन करेंगे। तो उन्हीं गठनों को या उन्हीं पॉइंटों को किस में रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। यानी इसी के आधार पर हम पूरा संविधान का निर्माण करेंगे कि हमारे क्या क्या एम है, क्या क्या लक्ष्य हैं हमारे, वो सारी चीजें इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी। ठीक, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? तृतीय बैठक में, यानी 13 दिसंबर 1946 को। आप देखेंगे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया और संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया, संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया। ध्यान रखें, संविधान के निर्माण के लिए आप देखेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा काम था। आजकल आप देखते हैं कोई भी आप अपने स्तर पर एक छोटा मोटा काम भी कुछ करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ भिन्न भिन्न लोगों के समूहों को क्या दे दी जाती है, जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि आप ये काम करेंगे, फलाना काम आप करेंगे, फलाना काम आप करेंगे। तो ऐसे ही जो संविधान का निर्माण चल रहा था, तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था और किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो क्या किया गया कि संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया। ठीक, और उन समितियों को अपना अपना कार्य सौंप दिया गया। तो आप देखेंगे कि संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ और इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, विभिन्न समितियों का गठन किया गया, और आप देखेंगे कि जो समितियां हैं, विभिन्न समितियों का गठन, तो जो समितियां थी संविधान के निर्माण के लिए, जो समितियां थी, आप देखेंगे कुल मिलाकर 13 समितियां थी, कुल मिलाकर 21 समितियां थी, 21 समितियां थी। ठीक, जिनमें से 13 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, हम सबको तो नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया,
और आप देखेंगे जिनका विवरण निम्न है, जिनका विवरण क्या है, निम्न है। तो सबसे पहली समिति हम देखते हैं